हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बीमारी के बारे में आप सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना ही होगा। तो हम अभी बात करेंगे टीबी पे। क्या होता है टीबी, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसका ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज क्या है, इससे बचेंगे कैसे, कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं, इसके टेस्ट कितने सारे हैं, कौन कौन टेस्ट करा सकते हैं हम, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सारी बातों पे हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे शरीर में हो सकता है हवा के जरिए आए, ज़्यादातर हवा के जरिए ही आता है। और इस दौरान क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान यानी जिसमें ये बीमारी हो चुकी है, वो अगर कभी छींकता है या ज़ोर से चिल्लाता है या गाना गाता है या कुछ बोलता है या खांसी करता है, तो इन सारे केसेज में क्या होते हैं कि उसके मुंह से जो हवा निकलता है, हवा में पानी का छोटा छोटा बूंद होता है जिसे वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और वही पानी के छोटे छोटे बूंद में माइकोबैक्टीरियम भी निकलता है बाहर। और कोई अगर हेल्दी इंसान उसी हवा में सांस लेता है जिस हवा में कोई इन्फेक्टेड इंसान छींका था या फिर गाना गाया या चिल्लाया था, तो उस हेल्दी इंसान में भी चला गया ये बैक्टीरिया और हेल्दी इंसान को प्रभावित करता है। देखिए, आमतौर पे हवा के जरिए तो हम सबके अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर ये बैक्टीरिया आता होगा, लेकिन हमें आपको बीमार नहीं कर पाता। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि मेरा और आपका इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, जो इस बीमारी को रोक लिया या ख़त्म कर दिया, माइकोबैक्टीरियम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। ये हमें बीमार नहीं कर पाया क्योंकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है। लेकिन ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या फिर अच्छा खाना पीना नहीं खा पाते, जो लोग अच्छे एजुकेशन नहीं होता, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया तो हमें दिखता नहीं, तो मान लीजिए हम अपने घर से निकले मार्केट की ओर और रास्ता में कोई टीबी वाले इन्फेक्टेड इंसान छींक दिया था, तो उसके हवा मुंह से जो वाटर ड्रॉपलेट निकला, तो उसमें तो माइकोबैक्टीरियम था, वो सांस के जरिए हमारे अंदर आ गया। अब तो हमें प्रभावित करेगा। तो ये हमें कब प्रभावित करता है? तो देखिए, जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है, तब से लेकर के लगभग 3-4 महीना बाद ही हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। मतलब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है, और ज़्यादातर ये हमारे लंग्स यानी मुख्यतः ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ा को ही प्रभावित करता है, फेफड़ा को डैमेज करता है। और फेफड़ा तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी के बीच में स्पाइन होता है, स्पाइन में भी इन्फेक्शन कर सकता है, और साथ ही ये हमारे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सब कर सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर तो आ गया, मान लीजिए हमारे अंदर आ गया, तो ये बैक्टीरिया अब हमें सिम्टम्स लाएगा। तो सिम्टम्स जरूरी नहीं है हर बार आएगा ही, क्योंकि दो तरह के टीबी पाए जाते हैं। नॉर्मली दो तरह के टीबी पाए जाते हैं। एक टीबी वो जो जिसमें सिम्टम्स तुरंत आ जाता है, मतलब सिम्टम्स आ जाता है, और ये छुआछूत की भी बीमारी है। वो इंसान किसी रुमाल पे छींका और वो रुमाल अगर आप टच करते हैं तो आप में हो सकता है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव टीबी। और दूसरे तरह का जो टीबी होता है उसे बोलते हैं लैटेंट टीबी। लैटेंट मतलब होता है कुछ भी जो छुपा हुआ होता है, उसे लैटेंट बोलते हैं। तो लैटेंट टीबी के केस में क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं आते हैं, इन्फेक्शन है आप में लेकिन सिम्टम्स नहीं आएंगे, और साथ ही ये छुआछूत की बीमारी भी नहीं होती। मतलब सिम्टम्स ही नहीं आया तो ये छुआछूत की भी बीमारी नहीं होती, इसे लैटेंट टीबी बोलते हैं। तो ये दो तरह के टीबी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिम्टम्स और जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है कफ। आपके अंदर कफ जो बनता है, म्यूकस बनता है, तो म्यूकस आपके अंदर नॉर्मली कॉमन कोल्ड में भी बनता है, सर्दी जो होती है तो भी म्यूकस यानी कफ बनता है आपके अंदर। लेकिन टीबी के केस में क्या होता है कि 15 दिन 20 दिन हो गया तब तक कफ बनते रहता है। कॉमन कोल्ड का जो कफ बनता है वो 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन आते आते खत्म हो जाता है, लेकिन टीबी के केस में जो कफ बनता है ये 15 दिन से ज़्यादा चल जाता है। दूसरा सिम्टम्स, आपको खांसी बहुत होगी। तीसरा सिम्टम्स, खांसी होने के बाद आप में चेस्ट में यानी आपके छाती में दर्द करेगा। चौथा सिम्टम्स, आपको फीवर भी आएगी, फीवर यानी बुखार, आपको बुखार आएगी और ठंड लगेगी, और इसके साथ ही रात में पसीना आएगा। ये एक अच्छा सिम्टम्स होता है, रात में पसीना आना। और साथ ही जब आपको खांसी होती है तो हो सकता है खांसी में खून का छिड़का भी निकलता है। मतलब हाथ पे अगर आप खांसी करते हैं तो ऐसा लगेगा ब्लड का छोटा छोटा ड्रॉपलेट यानी खून का छोटा छोटा बूंद आपके हाथों पे लगे, मतलब खून भी निकलता है खांसी में। तो और रात में पसीना आना, फीवर भी आना और ठंड भी लगना और रात में पसीना आना, ये सारे अच्छे सिम्टम्स होते हैं टीबी के।
और इसके साथ ही क्या होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स, जैसे आपको भूख कम लगेगी और भूख कम लगने की वजह से आपका वजन भी घटेगा। तो भूख कम लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस, ये दोनों भी सिम्टम्स होते हैं टीबी के केस में। और क्या होता है कि ये टीबी तो हमारे शुरुआत में हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है, लेकिन बाद में ये हमारे फेफड़ा को ही नहीं और भी ऑर्गेन्स जैसे हमारे ब्रेन को प्रभावित कर सकता है, जिस दौरान सिर में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमारे स्पाइन को प्रभावित करता है, तो स्पाइन में भी बहुत ज़्यादा दुख सकता है। और साथ ही ये हो सकता है हमारे किडनी में भी इन्फेक्शन कर दे, तो किडनी भी थोड़ा बहुत डैमेज होने लगता है। तो ये सारे भी सिम्टम्स आते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टीबी तो ये बीमारी है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब क्या हुआ? पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़ा, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़ा के अलावा और भी जो अंग प्रभावित होते हैं उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके टेस्ट यानी कैसे पता करेंगे कि किसी में टीबी है। तो देखिए, जो सबसे कॉमन और सबसे आसान टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं मॉन्टॉक्स। टीबी के केस में मॉन्टॉक्स टेस्ट बहुत कॉमन होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, जैसे ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम जो हमें टीबी करता है, वही बैक्टीरिया कुछ प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को निकाल लिया जाता है और निकाल के रखा जाता है। उसी प्रोटीन का स्मॉल अमाउंट में, मतलब कम डोज में, डॉक्टर आपको आपके स्किन के नीचे में इंजेक्ट करते हैं, और डॉक्टर वहाँ पे 48 से 72 घंटा के अंदर में हलचल देखते हैं। जिस जगह पे इंजेक्शन दिए थे आपको, वहाँ का हलचल देखते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, और अगर स्वेलिंग का साइज बड़ा है तो डॉक्टर आपको टीबी पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब आप में टीबी है। तो इस तरह मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे ये भी कॉमन होता है, ये भी किया जाता है। तो इस दौरान इसमें भी अच्छा इसका डायग्नोसिस है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर आप में टेस्ट पॉजिटिव आया तो चांस होता है आप में टीबी होने का। इसके साथ ही एक और अच्छा टेस्ट होता है जो आप सब ने कभी न कभी कराया भी होगा किसी और बीमारी में भी, जिसे बोलते हैं चेस्ट का एक्सरे करवाना। चेस्ट का एक्सरे आपने करवाया होगा, ये एक अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन एक्सरे के लिए आप जानते होंगे कि एक्सरे से कैंसर भी होता है आगे चल के। मतलब आप बचपन में कोई एक्सरे करवाता है, आगे चल के कैंसर भी हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। ये एक ज़्यादा ये गारंटी नहीं है कि एक्सरे से ही होगा, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन एक्सरे को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का या और भी बॉडी पार्ट्स में कैंसर होने का, क्योंकि एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कैंसर करवा सकता है। इसीलिए एक्सरे ना के बराबर आपको करना चाहिए। लेकिन ऐसी हालत में जब डॉक्टर के पास कोई और चारा नहीं होता है, तब तो डॉक्टर एक्सरे लिखते हैं और करवाते भी हैं। तो ये भी अच्छा टेस्ट होता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो हम लोग स्पूटम जानते हैं आप लोग। हम लोग जो कफ जोर से खांसी करते हैं, तो खांसी के दौरान जो फेफड़ा या हमारे सांस वाले नली से जो कफ निकलता है, उस कफ यानी म्यूकस निकलता है, तो उसी म्यूकस को बोलते हैं स्पूटम। तो स्पूटम कल्चर टेस्ट भी होता है। और पैथोलॉजी वाले जो होते हैं पैथोलॉजिस्ट, तो वो उन्हें माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया तो नहीं निकल रहा, उस कफ में बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर माइकोबैक्टीरियम निकलेगा तो इससे भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा और आप में टीबी हो जाएगा। तो ये चारों हो गए डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे पता करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट मतलब इसका इलाज कैसे करें। तो देखिए, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली परेशानी है, तो इसका इलाज एंटीबायोटिक से ही किया जाता है। एंटीबायोटिक कई सारे होते हैं जो डॉक्टर आपको ज़रूरत के अनुसार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा टीबी के केस में एंटीबायोटिक 1-2 दिन या महीना भर नहीं चलता, ये 6 महीना से 9 महीना तक चल सकता है एंटीबायोटिक। इसीलिए आपको अपने मन से कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना है, क्योंकि इतने लंबा समय तक अगर कोई ऐसा एंटीबायोटिक खाएंगे जिसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, टीबी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, आप प्रभावित हो जाएंगे। और इसके साइड इफेक्ट में जो सबसे कॉमन होता है कि आपका जो स्किन होता है, त्वचा, चमड़ी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जरा सी धूप में जाएंगे तो पूरे स्किन पे रैशेज आने लगेंगे, पसीना से आप भीग जाएंगे और आपको चक्कर सा आने लगेगा, कमजोरी लगेगा, भर दिन थकावट सा लगेगा। और एक आध मच्छर काट ले तो आप बहुत दूर तक स्वेलिंग हो जाती है, बहुत दर्द करेगा, बहुत लहरेगा। तो ये सारी परेशानी आती है। मतलब ये बताता है कि दवाई जो ज़्यादा दिनों तक खाते हैं ना, तो उसका ये सब साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर बहुत सोच विचार के आपको दवाई देते हैं, ऐसा एंटीबायोटिक देते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो, मिनिमम हो, ताकि आप में ये परेशानी ज़्यादा ना हो, आप बचे रहेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, कोई भी दवाई टीबी के केस में 15 से 20% ही काम करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये आपको ठीक नहीं कर पाएगा, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर पाएगा और आपकी जान भी जा सकती है टीबी में।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टीबी करने वाला जो बैक्टीरिया है वो समय के साथ खुद को इवॉल्व कर चुका है। इवॉल्व मतलब होता है वो परिवर्तन कर चुका है खुद को। जितना हम अलग अलग दवाई देते हैं उस चीज़ को मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ये बैक्टीरिया खुद को बदल लेता है। जैसे दवाई खाया और दवाई इंसान खाता है और ये बैक्टीरिया खुद को बदल लिया, मतलब अब वो दवाई इस पे काम नहीं करेगा। फिर मतलब साल भर तक रिसर्च चलता है, नई दवाई बनाई जाती है और कुछ दिन में ये बैक्टीरिया खुद को और बदल लेता है, फिर अब वो नई दवाई भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह बैक्टीरिया खुद को बदल लेता है। और ऐसे ही दो तरह के टीबी होते हैं, जो मतलब कुछ टीबी ऐसे होते हैं, टीबी करने वाले बैक्टीरिया जो खुद को बहुत हद तक नहीं बदला है लेकिन कुछ हद तक जरूर बदल चुका है, जिस दौरान कुछ एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है। ऐसे टीबी करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी, जिसमें ज़्यादातर ड्रग्स यानी दवाई काम नहीं करता। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो बहुत इवॉल्व कर चुके हैं, खुद में इतना परिवर्तन कर चुका है कि उस पर कोई दवाई नहीं काम करता। तो ऐसे टीबी करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं एक्सडीआर टीबी, जिस पे कोई दवाई नहीं काम करता। तो इसमें तो मौत हो ही जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंशन यानी बचाव। इससे कैसे बचेंगे? तो इसका एक आसान बचाव होता है इसका वैक्सीन लगवाना। वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। कौन से वैक्सीन? बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बीसीजी वैक्सीन बहुत अच्छा उपयोगी वैक्सीन होता है जो टीबी में लगाया जाता है, और टीबी से होने से पहले लगाया जाता है, ज़्यादातर बच्चों में लगाया जाता है ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसमें टीबी ना हो। तो ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव होता है, अच्छा वैक्सीन होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीएमआर रिपोर्ट जारी करती है, इस रिपोर्ट के मुताबिक टीबी आजकल ज़्यादातर उन लोगों में हो रहा है जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जो अच्छे घर में नहीं रहते, यूं ही फुटपाथ पे कहीं सोए रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं। दवाई की जहाँ बहुत कमी होती है, हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे गाय भैंस बांधा रहता है, कोई दवाई कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसे जगह जो रहते हैं उनमें टीबी का चांस भी ज़्यादा होता है और उनकी मौत भी हो जाती है टीबी के कारण। तो ये अच्छा तरीका है कि आप अपना खान पान बेहतर करें, अपना रहन सहन बेहतर करें। खान पान मतलब ये नहीं कि आप चिकन और नॉनवेज खाते हैं तो आप खुश हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, नहीं। आप खाना में सलाद का उपयोग करेंगे। सलाद यानी आप खीरा का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी सलाद, गाजर का उपयोग कर सकते हैं, फल फूल का उपयोग कर सकते हैं, कभी न कभी हफ्ता में कम से कम एक दिन। तो इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी और आप कई सारे बीमारी जैसे कैंसर से भी बच सकते हैं। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कैंसर भी आप में जल्दी नहीं होगा। तो ये एक अच्छा प्रिवेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो बहुत सस्पेक्टेड हैं। सस्पेक्टेड मतलब जिसमें बहुत चांस होता है टीबी फैलने का। तो देखिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, कंपाउंडर हो गए या स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ सब होते हैं। तो इनमें ज़्यादा चांस होता है फैलने का, क्योंकि कोई मरीज आएगा, छींक के चला जाएगा और ये सब प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके घर में कोई न कोई टीबी का पेशेंट है तो उन्हें भी बहुत चांस होता है टीबी फैलने का। और ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जैसे किसी को एड्स बीमारी हो जाती है। एड्स बीमारी यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बीमारी है जिसे बोलते हैं SCID, SCID यानी सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये SCID एक जेनेटिक बीमारी है जो बच्चों में होता है और वो बच्चा अगर इलाज नहीं हो पाता तो वो मर जाता है साल भर के अंदर में, और इसका इलाज भी करोड़ों में चल जाता है, लाखों में चले जाता है, बहुत मुश्किल इलाज होता है। तो ये दो बीमारी ऐसे हैं जिसमें इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे लोग भी बहुत सस्पेक्टेड होते हैं टीबी होने के लिए, इनमें भी बहुत ज़्यादा चांस होता है टीबी होने का। तो ऐसे लोग परहेज से रहेंगे। और परहेज कैसे करना है? तो आपको इन्फेक्टेड इंसान के पास जाते हैं तो आप मास्क लगा के जाइए, आप दवाई खाइए। जरा सी भी परेशानी होती है और आपको पता है कि आप ऐसे माहौल में रहते हैं और सस्पेक्टेड इंसान है, ये मतलब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर आपके घर में कोई मरीज है या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप में अगर ये सारे सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम्स आने लगता है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए, और उस वक्त तो जरा सी दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि दुनिया भर में टीबी का क्या इज्जत है या फिर भारत में टीबी की क्या हालत है। तो भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टीबी का केस आता है। क्यों आता है? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भारत में शिक्षा की बहुत कमी है, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों को मालूम ही नहीं होता है। सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, खांसी में खून निकलता जाता है, लेकिन लोगों के पास आसपास कोई हॉस्पिटल है नहीं, और दूर जाएंगे उनके पास उतना पैसा भी नहीं है और जागरूकता भी नहीं है, तो इस दौरान उसकी मौत हो जाती है या फिर टीबी का केस इतना ज़्यादा भारत में आता है। और एक और कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग तो पॉवर्टी में है ना, गरीब हैं, उनके पास अच्छा खाना खाने को नहीं होता, तो ये
भी अच्छा कारण होता है कि इतना ज़्यादा भारत में क्यों फैला है। लेकिन भारत की जो सरकार है वो बहुत कोशिश की है कि इस चीज़ को हटाने का। इसीलिए आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे अच्छा खाना दिया जाता है, आंगनबाड़ी में अच्छा खाना दिया जाता है। जो औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनको पोषाहार सब दिया जाता है ताकि उनका जो बच्चा हो ना, बच्चा कमज़ोर ना हो, बहुत मजबूत हो, इम्यूनिटी मजबूत हो उसका। तो और गवर्नमेंट का ये भी प्लान था कि 2025 आते आते टीबी को पूरी तरह भारत में ख़त्म कर दे। लेकिन पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत लोग इससे संक्रमित हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं। तो इसका यही तरीका है कि जागरूकता होना चाहिए, आपको सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, और सिम्टम्स के बारे में पता हुआ तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई लेंगे और शुरुआत में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब सिम्टम्स बढ़ जाता है तब ये टीबी रेसिस्टेंट हो जाता है, दवाई भी काम नहीं करता और मौत हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जो भी उपयोगी बातें थी जो मुझे बताना चाहिए मैंने उन पर बात की। तो अगर आपको तो भी कोई मन में डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न मन में रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।